Assalamu alaikum, my name is Khadija Munawar and the topic of my second presentation is inspection of the respiratory system. हम respiratory system को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अ मेडिकल इंस्पेक्शन इज़ अ थॉरो विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी। इंस्पेक्शन जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो फिजिशियन इंस्पेक्शन में सिर्फ खड़ा होकर पेशेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, उसको विजुलाइज कर रहा होता है विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। ऑलवेज इंस्पेक्ट द पेशेंट फ्रॉम फ्रंट फ्रॉम फुट एंड बैक फ्रॉम बिहाइंड। अभी ऐसा क्यों है? इट इज़ नेसेसरी फॉर अ फिजिशियन टू बेंड एट द लेवल ऑफ पेशेंट्स फीट लाइंग ऑन द बेड। डूइंग दिस यू कैन विजुलाइज द पेशेंट इन अ बेटर वे। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी दूसरी तरफ खड़े होने से आप उस पेशेंट की दोनों साइड्स को ठीक से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। पाँव की तरफ खड़ा होकर अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट को तो आप दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसकी एक साइड ऑफ द बॉडी चेस्ट ज़्यादा मूव करी है आपको पता चल जाएगा। आप अगर एक साइड की पल्सेशन ज़्यादा है आप उसे नोट कर लोगे। तो इट इज़ बेटर कि आप उसके फुट के लेवल पे खड़े होकर उसको ऑब्ज़र्व करो। इंस्पेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंस्पेक्ट करने के लिए हमने ये सारे पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करना है। उसकी रेस्पिरेटरी रेट को, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को, शेप ऑफ द चेस्ट, डिफॉर्मिटी, प्रोमिनेंट वेन्स, पल्सेशन, स्कार और उसकी चेस्ट मूवमेंट्स। सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी रेट में देखना है उसका। रेस्पिरेटरी रेट होता क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं? रेस्पिरेटरी रेट इज़ काउंटेड बाय ऑब्जर्विंग मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट। रेस्पिरेटरी रेट में हम उसकी चेस्ट की मूवमेंट देख रहे होते हैं कि उसकी चेस्ट कितने टाइम्स मूव कर रही है। फॉर चेकिंग रेस्पिरेटरी रेट यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू ऑफ देयर शर्ट। ये कहने के लिए भी वी हैव टू फॉलो सम एथिक्स। आस्क द पेशेंट परमिशन फर्स्ट। उसके बाद ये नहीं कहना पेशेंट को कि मैं आपका रेस्पिरेटरी रेट चेक करने लगी हूँ। ऐसा क्यों नहीं कहना? क्योंकि अक्सर जब पेशेंट्स को ये पता चलता है तो वो अपनी सांस रोक लेते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं। सिंपली आप उनको ये कह दें कि आपकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है या आपकी पल्स चेक करनी है और इस तरह आप उनका रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लें। ओके, टेकिपनिया इज़ द टर्म फॉर फास्ट रेस्पिरेटरी रेट। और अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट स्लो है तो आप उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे ब्रेडिपनिया। सेकेंड, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। Naturally, males have stronger abdominal muscles than females. तो फीमेल्स के पास थोरेसिक मसल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन फीमेल्स इज़ थोरेको एब्डोमिनल बिकॉज नॉर्मली फीमेल्स यूज़ थोरेसिक मसल्स फॉर रेस्पिरेशन। और क्योंकि मेल्स के पास एब्डोमिनल मसल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन मेल्स इज़ abdominothoracic because males have stronger abdominal muscles naturally। और इसी तरह बेबीज़ या बच्चे, उनका भी जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है वो abdominothoracic है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिसमें टाइप ऑफ रेस्पिरेशन थोरेको एब्डोमिनल या abdominothoracic वो नॉर्मल नहीं रहती। सबसे पहली कंडीशन है इफ़ देयर इज़ पेरिटोनियल इरिटेशन। Let's suppose if the patient gives you history that he is having vomiting and feels like stony abdomen. Stony abdomen, rigidity of abdomen is related to peritoneal irritation. इसमें होता क्या है कि आपका जो गट होता है वो रप्चर हो जाता है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी फॉल की वजह से। पेरिटोनाइटिस होता है, पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जितनी ज़्यादा पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होगी उतनी ज़्यादा टेंडरनेस होगी, और जितनी ज़्यादा टेंडरनेस होगी पेशेंट को उतनी ही पेन होगी ड्यूरिंग द चेस्ट मूवमेंट। सो देयर विल बी नो एब्डोमेन मूवमेंट, और उसकी जो रेस्पिरेशन होगी वो सिर्फ थॉरेक्स पे रिलाई करेगी और सिर्फ उसका थॉरेक्स मूव होगा। इफ़ देयर इज़ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, रेस्पिरेशन बिकम्स एक्सक्लूसिवली एब्डोमिनल। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और सिवियर लोअर बैक पेन होती है इसमें।
अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है, आप वो थोड़ा बेंड होके खड़ा हुआ है, तो आप उसको कहें कि थोड़ा सा स्ट्रेट होके खड़े हों, थोड़ा सा मूव हो, तो जब वो मूव होगा तो उसको सिवियर लोअर बैक पेन होगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो इन्फ्लेट करती है, रिब्स मूव होते हैं, और जो हमारी स्पाइन है उसको सपोर्ट करती है ताकि हमारा जो रिब केज है वो प्रॉपर इन्फ्लेट हो। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि स्पाइन जो होगी उनकी उसे सपोर्ट नहीं करेगी और जो चेस्ट केज है विल नॉट अलाउ टू इन्फ्लेट फुली। इन दिस केस ओनली एब्डोमेन मूव, और जो उनकी रेस्पिरेशन होगी सिर्फ एब्डोमिनल हो जाएगी। नाउ एसिडोटिक ब्रीदिंग। एसिडोटिक ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो जाती है इन द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन इन द लंग्स इज़ सो डेंजरस। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन द CO2 कंसनट्रेशन, इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन इन लंग्स इज़ डेंजरस। तो इन दिस केस इट इज़ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमारा फॉल्ट जो है वो रीनल सिस्टम में है, लेकिन जब हम पेशेंट को कहेंगे कि वो ओवर वेंटिलेशन करे, ब्रीदिंग ज़्यादा करे, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड अमाउंट में बाहर जा सकता है, तो ब्रीदिंग बिकम्स रैपिड एंड डीप इन एसिडोटिक ब्रीदिंग। नेक्स्ट, Sheen-Stokes breathing. There is a gradual increase in breathing and then a decrease. This pattern is followed by a period of apnea where breathing temporarily stops. The cycle then repeats itself. बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में दो सेंटर्स हैं, पॉन्स एंड कैरोटिड बॉडीज़। ये हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को ऑब्जर्व करी होती हैं, उनको मैनेज करी होती है। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जहाँ वी डोंट रिलाई ऑन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। वो डिजीज़ हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इंक्रीज्ड क्रेनियल प्रेशर, ब्रेन स्टेम लीजन एंड नारकोटिक ओवरडोज। इन कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड पर रिलाई नहीं कर रहे होते। इन कंडीशंस में पॉन्स जो है वो हमारा सही काम नहीं कर रहा होता। क्या होता है कि एकदम से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ओवर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, पॉन्स एकदम से अवेक होगा, फिर वो फ़ौरन से अपनी जॉब शुरू करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी मूव कराएगा, और इस तरह फिर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, फिर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह ये साइकिल रिपीट होती रहेगी क्योंकि पॉन्स अपनी सही जॉब इसमें नहीं कर रहा। Let's talk about the shape of the chest. Normal shape of the chest is elliptical, and the posterior diameter to the transverse diameter is 5:7. अगर हमारा posterior diameter 5 है तो हमारा transverse diameter 7 होना चाहिए. In barrel shaped chest, posterior diameter and transverse diameter becomes equal. इसमें क्या होता है कि हमारी जो फ्रंट ऑफ द चेस्ट होती है वो स्वेल हो जाती है इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस। लंग्स हैव इंक्रीज्ड एयर। लंग्स नॉर्मल नहीं हो पाते क्योंकि एयर उनमें ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई होती है। लंग्स विल रिमेन इन्फ्लेटेड, तो हमें जो शेप नज़र आएगी ऑफ द चेस्ट विल बी बैरल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफॉर्मिटीज़। सबसे पहले है पेक्टस कैरिनेटम। देयर इज़ अ प्रोमिनेंस ऑफ स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस। इसमें क्या होगा, जो हमारा स्टर्नम होगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा और जो हमें जो शेप नज़र आएगी वो होगी पिजन चेस्ट शेप होगी। पेक्टस एक्सकवेटम। देयर इज़ लोकलाइज्ड डिप्रेशन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम। समटाइम्स द होल ऑफ द स्टर्नम इज़ डिप्रेस्ड। एक्सकवेटम में क्या होता है कि हमारी जो स्टर्नम होती है वो अंदर की तरफ होती है, शेप लाइक फनल। इसमें क्या होता है, यूजुअली होता है ये हमारे पास VSD पेशेंट्स में होता है। इसमें कैरिनेटम में हमारी जो स्टर्नम होती है वो बाहर की तरफ प्रोमिनेंट होती है और जो एक्सकवेटम में हमारी जो स्टर्नम है वो अंदर की तरफ हुई हुई होती है। अब हेरिसेंस सल्कस, व्हाट इज़ दिस? इसमें क्या होता है कि जब बच्चे रो रहे होते हैं तो जहाँ पे डायाफ्राम स्टार्ट होता है और रिब्स हमारी ख़त्म होती हैं, तो हम देखते हैं कि वो रोते हुए वो बहुत अंदर की तरफ जा रही होती है। इसमें क्या होता है कि वो सम सिचुएशंस में, सम कंडीशंस में वो परमानेंट हो जाती है कंडीशन, और जब इवन बच्चा ग्रो भी कर जाता है, वो बड़ा भी हो जाता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जब वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा होता है तो उसका वो वाला एरिया अंदर की तरफ ही होता है। उसके बाद आ जाती है लोकल बल्जिंग ऑफ द चेस्ट।
This may be due to pleural effusion, pneumothorax, fracture and malunion of ribs. इसमें क्या होता है कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होती है, जब हमारी प्लूरल स्पेसेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उससे भी लोकल बल्जिंग हो जाती है, नेमोथोरैक्स से भी हो जाती है. इसमें हमारे पास एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जो कि बल्जिंग एट वन साइड कॉज करता है. और इसके अलावा मेल यूनियन और फ्रैक्चर, जब भी हमारा कोई फ्रैक्चर हो तो उसकी वजह से भी हमारा लोकल बल्जिंग ऑफ द चेस्ट कॉज होती है. Local flattering and retraction of chest wall. This is due to collapse and fibrosis of the lungs and due to pneumonectomy. Local flattering, जब हम सांस लेते हैं तो इन situations में हम देखते हैं कि एक part of the lung हमारा बिल्कुल flat है, वो move नहीं कर रहा. ये इन conditions में होता है कि हमारा या तो collapse हुआ हो या fibrosis of the lungs या pneumonectomy. Pneumonectomy मतलब हमने lungs ही बाहर निकाल दिए हैं. Now, prominent veins pulsation scar. Prominent veins are seen on pulmonary obstruction. यूजुअली कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स में क्या होता है कि सुपीरियर वेना केवा हमारा यूजुअली नॉर्मल वर्क कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा ब्लड होता है वो आगे नहीं जाता. इन कंडीशंस में हमें डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिलेंगी. ऑन द बैक पल्सेशंस आर seen in the interscapular region. In coaction of aorta on the front apex beat may be visible. Coaction of aorta मतलब कि narrowing of aorta, ठीक है. इन कंडीशन में भी होगा कि ब्लड आगे पास नहीं करेगा, ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगी. डायस्टोलिक हार्ट हमारा जो होता है, हम एओर्टा को डायस्टोलिक हार्ट कहते हैं. इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें बटरफ्लाई शेप्ड पेन होगी और हमारे पास जो पल्सेशन होगी वो क्लियरली विजिबल होगी इन द इंटरस्कैपुलर रीजन. स्कार्स होते हैं, स्कार्स इंडिकेट्स प्रीवियस ट्रॉमा और सर्जरी. कोई भी सर्जरी हो तो हमें स्कार्स उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं. द लास्ट पॉइंट इज़ मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट. इसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले एबनॉर्मलिटीज़ देखनी है. रिड्यूस्ड मूवमेंट्स, हमारी चेस्ट की रिड्यूस्ड मूवमेंट्स किन सिचुएशन में हो सकती है. इट मे बी ड्यू टू प्लूरल इफ्यूजन, और हमारी मतलब लिक्विड एक्यूमुलेट हुआ है, इन कंडीशन में हो सकती है रिड्यूस्ड मूवमेंट. न्यूमोथोरैक्स, एयर ऑब्स्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन, नमोनिया. इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्वुलाई होता है वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट नहीं कर पा रहा होता, जिनको नमोनिया ने मतलब जिन पे अटैक किया होता है ड्यू टू नमोनिया. इसके अलावा कोलैप्स में डेड टिश्यूज़ हो जाते हैं, उसमें भी चेस्ट सही मूव नहीं कर पा रहा होता. एंड नो इन फिब्रोसिस. नाउ द एबनॉर्मल मूवमेंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा रिस्पिरेटरी मसल्स. कुछ रिस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं. स्टर्नोमेस्टॉइड और ट्रेपेजॉइड एक्सेट्रा, ये हमारे जो बॉडी में मसल्स हैं, एक्स्ट्रा रिस्पिरेटरी मसल्स हैं, इनकी वजह से द होल थोरेसिक रीजन मूव्स अप ड्यूरिंग एक्सपिरेशन. इसके अलावा इनवर्ड मूवमेंट्स होती हैं. देयर इज़ इन ड्राइंग ऑफ सुप्रास्टर्नल नॉच, सुप्राक्लेविकुलर फोसा, इंटरकोस्टल स्पेसेस एंड एपिगैस्ट्रियम. लास्ट है पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स. पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल मूव्स इनवर्ड्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ये किन कंडीशंस में होता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी फ्रैक्चर की वजह से आपकी दोनों साइड्स ऑफ द रिब्स डैमेज होगी. सिर्फ एक साइड के रिब्स डैमेज होगी तो उसमें नहीं होगा. इट इज़ नेसेसरी टू डैमेज द बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी रिब्स. इसमें चेस्ट केस जो होगा वो आपकी लंग्स को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा इन द ब्रीदिंग, और द पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल मूव्स इनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स. दैट्स ऑल फॉर इट. थैंक यू.